अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल अहवाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम वकास भाई, आप बताएं हसन कैसे भाई, पहले तो मामलात मैं चल रहे हैं आपके। आपसे पूछता हूँ, आपका किचन चल रहा है आजकल? जो वकला के हालात वाक़यात चल रहे हैं लाहौर में, मेरे ख्याल से पिछले 2 माह से हड़ताल चल रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज को ऑलमोस्ट दूसरा दिन है 2 माह के बाद कुछ काम थोड़ा सा शुरू हुआ है। और ये भी कंडीशनल कह रहे हैं कि जी 15 दिन के लिए अभी देखेंगे चला के तो किचन वो की जो जो। बात कही गई थी कि जी जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि करंट तो जा रहे हैं लाहौर के, तो वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है, वो वापस लेंगे कि ये एक मतलब नहीं, पक्की दी गई है कि आप? ये अभी किसी ने भी नहीं कहा कि वो वापस लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम उन पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते कि मतलब उनको हमारा गुड ये। जेस्चर देना चाह रहे हाँ, हैं? हम उनका एक गुड जेस्चर देना चाह रहे हैं कि हम आपको जो वेलकम कर रहे हैं वो कोई अंडर प्रेशर या अंडर कोई स्ट्रेस आपको नहीं रखेंगे। आप उस पर अपनी मर्ज़ी से और एज एन इंडिपेंडेंट माइंड के तौर पे उस पर खुद अपनी एक फाइंडिंग दें अच्छा, और खुद से ही विड्रॉ अगर करें। असल इसको हम देखें तो जिस तरह लाहौर स्प्रेड हो चुका है या जिस तरह उसकी आबादी बढ़ चुकी भी है, तो अगर इसे मुख्तलिफ एरियाज़ में एलोकेट कर दिया जाए डिफरेंट, मतलब जो अब मेरे ख्याल से अगर आप सर्कल डिप्टी कमिश्नर के सर्कल के हिसाब से देखो तो लाहौर के 5 टाउन बन चुके हुए हैं। तो अगर वो इसको कर देते हैं मुख्तलिफ जगह पे, सिविल कोर्ट्स को ले जाते हैं, ऑलरेडी जो क्रिमिनल केसेस हैं वो आपके सामने मॉडल टाउन में भी जा रहे हैं और कैंट में भी जा रहे हैं, तो सिविल कोर्ट के भी सिविल केसेस भी चले जाएंगे। तो इसमें आपको वकला को इतना क्या मतलब प्रॉब्लम है उसमें, क्या इतना क्या आपको मुआशी उनका जवाल आ जाएगा, कोई उनके मतलब रूटीन की जो इनकम के ऊपर असर पड़ेगा? क्या जो मेन इसमें मसला क्या आ रहा है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस हो रही है? वकास भी जो आबादी की आपने बात की कि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और उसी तरह पे फिर हम एक वो बात है कि इंसाफ को जो है वो डोर स्टेप पे जाना चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट को भी तो डोर स्टेप पे जाना चाहिए। लाहौर का एरिया अगर हम देखें जितना मर्जी फैला लें, 25 किलोमीटर इधर को और 25 किलोमीटर इधर को है। अगर आप पंजाब देखें तो वो बहुत बड़ा एरिया है। कहाँ फैसलाबाद और कहाँ गुजरात और कहाँ पूरा गुजरांवाला डिवीजन, सियालकोट, सरगोदा, ये सब लाहौर में आते हैं। तो हाँ, क्या फिर वो बात उनकी आपकी जेन्युइन है कि अगर 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 सिविल कोर्ट को इस हद तक देख आप करना चाह रहे हैं कि वो उसको सिविल कोर्ट में तो एज सच कोई इशू इस चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं था किसी क्लाइंट की तरफ से कि मुझे बड़ी दूर से आना पड़ रहा है। वो जिधर से भी आ रहा है वो लाहौर के अंदर से ही आ रहा है। उसने कभी इस चीज़ पे अपना कंसर्न नहीं शो किया नहीं। कि तो आप ये मुझे बताने, जो आपने सवाल उठाया कि जो बाहर है या जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि जी गुजरांवाला में बेंच बने? फैसलाबाद के का आपने मेरे ख्याल से इशू बहुत उठा था मुशर्रफ दौर के अंदर, वो बाद में वकला अभी भी वो इशू कंटिन्यूस चल रहा है। पर वो पिछले साल मेरे ख्याल 2 साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मेरे ख्याल से उनका एक मतलब मेंबर पंजाब बार का शायद FIR भी हो गई थी, या प्रेसिडेंट का कोई मसले मसाइल काफ़ी बन चुके थे वहाँ पे, एक इलेक्शन भी इसी चक्कर में हो गया था। पर वो आपको याद हो तो इतनी लंबी हड़ताल चली कि लोग मुआशी तौर पर इस्तेसाल हुआ, उसके बाद जिस ग्रुप ने वो लेने की कोशिश की बेंच, वो इलेक्शन ही हार गया था मेरे ख्याल से, अगर आपको याद हो तो। अगर जो FIR हुई थी मेंबर्स पे उसके मुहर्रकात और थे, वो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे नहीं थी, वो कोई डिस्प्यूट शायद थे। जो बेंच के उनके मुतालबात हैं वो बड़े अरसे से चल रहे हैं और स्टिल चल रहे हैं। क्यों नहीं लाहौर बार या पंजाब बार जो यहाँ पे, क्योंकि पंजाब बार का जो सेंट्रल जो एग्जेक्टिव है या जो उनका ऑफिस है वो लाहौर में बना हुआ, तो यहाँ से आवाज़ क्यों नहीं उठती अगर इतना ही इस चीज़? फैसलाबाद रीजन के अपने को माशाल्लाह 6 या 7 मेंबर पंजाब बार हैं गालबन। इसी तरह तो ये तो उनको इस चीज़ को सीरियसली लेके आगे चलना पड़ेगा या उनको प्रेस करना पड़ेगा। मैं उसको या लाहौर से कोई बंदा कैसे उसको प्रेस करेगा लेके? नहीं, अगर वो आपको इस एक छोटे से मतलब एक आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर एक साइड है, 25 उस ज़िले के अंदर वो अगर आपको वकला को 3 जगहों के ऊपर डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप एक मतलब एक रिवर्स स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर उनको ये क्यों नहीं कहते जी आप लोग हाई कोर्ट भी फिर बना लें कि आप लोगों ने हाई कोर्ट को पूरा जो बंदा सुबह चले या एक रात दिन पहले आए और उसका भी तो दिन ज़ाया होगा मेरे केस की खातिर। यहाँ तो इतना डिजिटलाइज, जैसे अब हमारे नेबर्स में इंडिया में कि वो इतना डिजिटलाइज है कि वो जहाँ से मर्जी बैठ के किसी भी मतलब लोअर कोर्ट के अंदर भी उनको फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो ऑनलाइन आके अपने जूम के ऊपर अपने कर लेते हैं आर्गूमेंट। हत्ता कि आपने शायद उनकी फ़नी वीडियोज़ में भी देखी उन लोग तो अपने घरों से, बल्कि वो कपड़े भी उन्होंने शर्ट्स भी नहीं पहनी होती, वैसे ही आ जाते होते जजेस के सामने, तो वो वाली सहूलत ले लें आप लोग। नहीं वकास भाई, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन लोग हैं अपने इन चीज़ों के ऊपर। वो बात दुरुस्त है कि उनको ज़रा कैमरास की सहूलत मैसर है, लेकिन वो भी हाई कोर्ट के लेवल से नीचे गालबन नहीं है। और अगर आप हाई कोर्ट में भी देखें तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर साहब या जो भी उनकी हाई अथॉरिटी थी, यूनिफॉर्म नहीं पहना था और उसके सिर्फ एक ऊपर वाला बटन खुला हुआ था और वो भी कॉलर वाला। इसी तरह तो जज साहब ने उनकी ठीक ठाक खातिर की थी।
तो बड़े डिसिप्लिन है इस चीज़ के ऊपर। और जो रही बात आपने कहा कि वो बंदा सुबह से आता है उसको टाइम ज़ाया होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पूरी दुनिया में किसी भी आप मुल्क में उठा के किसी भी शहर को आप देख लें, जुडिशरी एक शहर के अंदर नहीं फैली हुई। यहाँ पे अगर आप देखें लाहौर को, तो स्पेशल कोर्ट्स अलग हैं, कुछ वफाकी कॉलोनी में बैठी, कुछ बरकत मार्केट में बैठी हुई, कुछ जो हैं वो एक पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है ये फिरोजपुर रोड पे, वहाँ बैठी हुई हैं FIA की जो कोर्ट्स हैं। आपकी सेशन कोर्ट्स एक अलग जगह पे हैं, सिविल साथ, स्पेशल कोर्ट्स वो आपकी मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस के साथ है। नहीं वो एंटी करप्शन, वो है दहशतगर्दी एंटी करप्शन और सारी वहाँ जी स्पेशल कोर्ट्स उधर चलेगी। तो अब ऑलरेडी आप इतने स्कैटर्ड हैं कि आप अगर देखें कि हाई कोर्ट आपने अलग बिठाई हुई है, NIRC आपका अलग बैठा हुआ है, लेबर कोर्ट आपकी अलग जगह पे है, मतलब लाहौर का शायद कोई चौक या कोई टाउन छोड़ा नहीं जहाँ पे पूरी अदालत बैठी हो। तो अगर एक वकील को एक साइल हायर करता है और वो सारा दिन अगर मोटरसाइकिल पे या क्योंकि गाड़ी पे तो आप लाहौर में सारा दिन नहीं पूरे आ सकते, जिस तरह इस मतलब आपकी जो है इस टाइम रश होता है सड़कों के ऊपर, वो तो आप उसको पूरा कर ही नहीं सकते। तो आपको फिर ऑब्वियसली एक बाइक लेनी पड़ेगी, और आप बाइक पे भी सारा दिन फिरते रहें तो कहाँ से आप शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा उसका मतलब सिस्टमेटिकली नहीं है कि अदालतें वहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट जिसको हम एक किसी समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड पे प्रिवेल करती हैं, वो आपकी या ऑरेंज लाइन है या मेट्रो बस है, उसके ऊपर है ही, और उसके ऊपर सिविल कोर्ट ही है बिल्कुल, या ऑरेंज लाइन के साथ देखेंगे तो आप हाई कोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे हम भी तो यही कह रहे हैं, एक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। आप ये ज़रूर कर दें कि अगर आपके पास सिविल कोर्ट में अगर आप देखें तो 4 बिल्डिंग्स आप लेके बैठे हुए हैं, तो उन 4 बिल्डिंग्स में आप स्पेसिफाई कर दें कि ये बिल्डिंग जो है इसमें सिर्फ माल्टोन का काम होगा, इस बिल्डिंग में सिर्फ कैंट का काम होगा, इसमें सिर्फ सिविल का काम होगा। आप ये नहीं कर सकते कि हर 20 किलोमीटर पे एक अदालत बना दें फिर आप कहें कि जी यहाँ पे लोगों को बड़ा इंसाफ मिलेगा। ये तो उल्टा इंसाफ डिले होगा। नहीं, इंसाफ तो खैर इस बिल्डिंग से बनाने से तो नहीं मिलता। इंसाफ तो ये कि जब तक आप कवानीन पे अमल नहीं करते, फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं करते, तब तक वो इंसाफ वाली बात को बिल्डिंग या इमारत ने इंसाफ थोड़ी देना होता है। इंसाफ तो आपके कवानीन ने देना। पर्पस क्या था आपका? देखें, अदालतों को फैलाने का पर्पस क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना। पर्पस आपका ये था कि जी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम थोड़ा सा डोर स्टेप पे जाएंगे, साइल को आते हैं। भाई साइल ने शायद एक दफ़ा आना है साल में, सिविल केसेस में उसकी हर हाजिरी पेशी पे उसकी हाजिरी भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हसन बताऊँ, पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ है जी। अनसर्टन सी बात हो गई, कैदी नंबर 804 जिसका नाम लेना पाकिस्तान में ममनू है, उसके करंट चीफ ने एक अनाउंसमेंट की बैरिस्टर गौहर साहब ने, और अगले दिन 5 साहब पलट गए। मेरे ख्याल से आप भी शायद ऑपोजिट थे कैदी नंबर 804 के उस इलेक्शन में, तो वो हुआ क्या? बार के जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमेशा से ही मुल्क की पॉलिटिक्स से डिफर रही है, पर वो इंटरकनेक्टेड जरूर होती है आपस में। इंटरकनेक्टेड ये पिछले 5-10 सालों में हुई है। उससे पहले आप देखें, अगर पिछले इलेक्शंस भी देखें तो हर सियासी पार्टी का एक वकला विंग जरूर होता है जो डोमिनेंट नहीं होता था। डोमिनेंट 2 ग्रुप्स थे, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था और एक प्रोफेशनल ग्रुप है। इनके साथ वो अलायंस करते थे छोटे छोटे ग्रुप्स जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के होते थे। अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मुल्क के सियासी मंजरनामे वैसे ही चेंज हो रहे हैं, ओवरऑल जो 70 साल की हमारी एक रिवायात थी वो चेंज हो रही हैं। जो हम समझते थे गली महल्ले की सियासत और ये सब कुछ बड़ा मैटर करता था, ये लोग मैटर करते थे, सब कुछ बदल रहा है। नहीं, उसमें ये भी तो है ना कि शायद पहले सियासत इतनी पेनिट्रेट नहीं कर चुकी हुई थी मुआशरे के अंदर, अब वो उसकी मतलब वो लोगों के दिमागों में इतनी जा चुकी हुई है, उसका स्प्रेड इतना बढ़ चुका हुआ कि हर बंदा सियासत को, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर बंदा सियासत को डिस्कस कर रहा है कि मतलब लोगों को खाने के बाद रोज़गार के मसाइल हैं, आप बिजली के बिल देख लें, मुआशी मसाइल इस तरह के जो गरीब से गरीब तर लोग होते जा रहे हैं। मिडिल क्लास आपका तबका वैसे ही ख़त्म हो रहा है, और किसी भी रियासत को आप देख लें उसको चलाने के लिए मिडिल क्लास तबका होना बहुत ज़रूरी है। पर पाकिस्तान का डाउनफॉल शायद इसी वजह से कि मिडिल क्लास तबका ही ख़त्म होता जा रहा है। तो इस वजह से वकला के अंदर भी वो अंसर, जाहिर सी बात है, वो भी इसी स्टेट इसी रियासत के अंदर मौजूद हैं, उन पर भी इसीलिए एक मतलब रंग चढ़ता जा रहा है जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सही है। इस वजह से वो एक सडन सा एक आपने देखा कि उसका नज़ारा वकील जो है ना, ये जो आपने बात की पहले कि जिस तरह मुल्क की सियासत पे इम्पैक्ट आ रहा है इन चीज़ों का, सियासत हर घर में पेनिट्रेट कर रही है,
वकील जो है वो हमेशा से ही ना कभी भी एक फ्लो में जिस तरफ चल रहा है उस तरफ नहीं चलता, उसकी अमूमन कोशिश होती है अगेंस्ट द फ्लो जाने की। बिल्कुल। तो आप ये कहें कि जी क्योंकि बाहर इतना वो एक बना हुआ था माहौल और वो बाहर में पेनिट्रेट कर गया, नहीं, वो बात गलत है। जो जीता है वो भी एक प्रोफेशनल वकील है, जो हारा है वो भी एक प्रोफेशनल वकील है। हारा तो नहीं होता, लेकिन जो कामयाब नहीं हो सका वो भी एक प्रोफेशनल वकील है। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि कभी वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमारे लिए होता है, मतलब नज़र तो यही आ रहा था कि साकिब अकरम गोंदल साहब तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ निकल जाएंगे, पर वो एक अनाउंसमेंट से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और आप भी वोट डालने हैं, मैं भी वोट डालने गया, तो जो एक वहाँ पे हवा चाहिए, एक एनवायरनमेंट बन चुका था, उसके बाद जरूर था उस चीज का, लेकिन अगर बल्कि नारे भी लगे मेरे ख्याल से जब जी रिजल्ट आया, नारे सारा दिन ही लगते रहे थे। लेकिन हम ये कहें कि वो बिल्कुल ही सब कुछ था, नो डाउट उनकी कैंपेन बड़ी अच्छी थी। ये भी तो वजह हो सकती है कि खान साहब ने, क्योंकि जनरल इलेक्शन के अंदर बहुत से वकला को टिकट्स एलोकेट कर दी, क्योंकि जो आपको पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो था कि पीटीआई को तो वैसे ही स्पेस नहीं था मिल पा रही, इस चक्कर में खान साहब ने बहुत ज़्यादा वकला को, आप लाहौर में भी देख लें 4 से 5 वकला को टिकट्स मिल गए, इस तरह बाकी भी एरियाज़ में मेंबर पाकिस्तान बार भी इलेक्शन नहीं, मेंबर पंजाब बार मेरे ख्याल से फैसलाबाद से हुए काकड़ साहब एमएन ने, फिर मुख्तलिफ सरदार लतीफ़ खोसा जो पीएलएफ के भी सरकर्दा रहनुमा थे उनको भी टिकट मिला, वो भी जीत गए, बाकी भी नुमाइंदगान हैं। शायद इस वजह से, क्योंकि वकला के अंदर वकला बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस टाइम थे, उनका मतलब एक कलीदी किरदार था, और जिस तरह वो आपने देखे कि जो प्रोसेस जिस तरह चला इलेक्शन का, कि हर बंदे से कागजात छीने जा रहे थे, तो वो क्योंकि वकला भी बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए, क्योंकि होता नहीं है वकला का अमल दखल इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा कागजात छीने जा रहे थे, कागजात जमा हो नहीं थे पा रहे, कोई जिसका किसी का तजवीज़ कुनिंदा गायब हो रहा था, किसी का शनाख्त कुनिंदा उठाया जा रहा था। इस वजह से भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के अंदर वकला का, अगर हम दोनों साइड से देखें तो नो डाउट पीटीआई ने भी बहुत टिकट्स दिए वकला को, लेकिन सिर्फ पीटीआई ही नहीं टिकटें दी, नून लीग को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत सारे वकला को दी। पिंडी से गालबन एक बैरिस्टर इलेक्ट हुए, और फिर बैरिस्टर अकील भी एक इलेक्ट हुए, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब भी वकील हैं, ठीक है, अता तारड़ साहब खुद वकील हैं, सेनेटर हैं आजम तारड़ साहब। तो मतलब दोनों पार्टीज़ का, या जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी को भी देखें तो उनका भी एक बड़ा मुतहरक लीगल विंग है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि जो भी उनकी बाकी जिस तरह की भी लीडरशिप है या जिस तरह के मामला तो मैनेज करते हैं, लेकिन एक लीगल स्ट्रॉन्ग विंग होना वो बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अब हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो जो भी टिकट्स दे रहे हैं उसमें एक प्रोपोर्शनेट जो है उसमें वकला को रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दें। उसकी वजह ये है ना कि अगर जब कानून साजी करनी है आपने, आगे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसको लीगल एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। आप थोड़ा सा डिफर करूँगा, इसकी वजह बेसिक जो मुझे लगती है, जो पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल इस टाइम सिनेरियो है, या पिछले 5 साल से हम या 10 साल से देख रहे हैं, कि इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ग्रुप्स के ऊपर या वकला के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार के, आपके सामने जिस तरह के केसेस बनते हैं, हमारे मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के सरबराहान हैं उनको मैनेज करने के लिए भी इन लोगों के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। मेरे ख्याल नवाज शरीफ की एक मशहूर ज़माना बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वकला कितने फीसद होती हैं, वो जिस तरह के उनके ऊपर केसेस बने, और फिर वो जैसे उनका रिवर्सल हुआ, जिस तरह उनको उन्हीं केसेस से इस तरह निकाला गया जैसे मतलब दूध में से बाल निकाला जाता है या नमक में से आटे में से नमक की तरह वो गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और आजकल खान साहब के ऊपर केसेस बन रहे हैं, वो धड़ाधड़ केसेस बनते जा रहे हैं, वो जिस जगह पे नहीं भी होते वहाँ भी केस बन जाता है। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो शायद जो दिमाग में उनकी कोई चीज़ चल रही होती है उसका भी केस बना देते हैं। ये खान साहब के किसी दिमाग के किसी कोने में कोई बात थी तो उसका केस बना देते हैं। शायद इस वजह से भी जो वकला हज़रात हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका बढ़ता जा रहा है। वकला का किरदार हमेशा से पॉलिटिक्स में रहा है, पर वो आप कायद आज़म से देखें तो उनसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब से बड़ा तो कोई नहीं हम समझते हमारे मुल्क में लीडर रहा, वो भी वकील थे। जब हमारी आगाज़ ही सियासत की वकील से हो रही है तो हम उसको एक वकील ने रखी तो हम कैसे उसको अपने आप को या वकील को एक उससे अलग कर सकते हैं? वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। जहाँ तक रही बात केसेस की, ये हर दौर में बनते हैं, हर दौर में इनका इख्तिताम भी होता है, हर दौर में दोबारा फिर बनेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। कानून की खूबसूरती ये है कि जो झूठा केस होगा वो चल नहीं पाएगा, और अगर सच्चा है तो वो रुक नहीं पाएगा।
तो ये एक आप देखें, अमूमन भी रूटीन में भी देखें तो बहुत सारे जो जिस पार्टी में भी केस होता है वो कहता है कि भाई मेरे खिलाफ ये जाली मुकदमा बना, बिल्कुल, तो साबित कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं असल मुझे एक चीज़ बताओ, जो भी केसेस बनते हैं या बनाए जाते हैं, अगर तो बनाए जाते हैं गलत है, अगर वाकई ही हकीकत में कुछ ना कुछ है, तो फिर आखिर क्या वजह है, या क्या इंक्वायरी में कोई नक्स रह जाता है, या कुछ इस तरह इंक्वायरी हो नहीं पाती, या एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता, या ड्यूरिंग ट्रायल उसके ऊपर ठीक से एविडेंस को पेश नहीं किया जाता बिफोर द जज। वो तमाम केसेस जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो जो भी जजमेंट नीचे से होती है उसको वो टर्न कर देते हैं। ये इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, ये बात एडमिट करनी भी पड़ेगी और ये एडमिटेड है भी। एक तो ये भी मसला है ना कि हम आज भी अपना जो CPC या क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको हम 18वीं और 19वीं सदी का लेके चलते जा रहे हैं। तो वो आज हम रहे 2021 में, 21वीं सदी में 2024 चल रहा है, और निज़ाम जो हमने जिन लॉज के ऊपर इन्हिसार किया हुआ है वो शुरू के 19वीं सदी का CPC और 18वीं सदी का आपके सामने। हम अगर उसी पे अमल कर लेना तो हमारे लिए वो भी बहुत है। मतलब आप कहना अंग्रेज जो हमें 200 साल पहले पता लग गया था अंग्रेज को कि इनको कितनी ज़रूरत है, वो उतना हमारे लिए बना के चला गया। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अमल ही नहीं होता? क्या अदालतें काम नहीं कर रही पाकिस्तान? नहीं, देखिए प्रोसीजर की बात हो रही है, अमल की बात नहीं हो रही, प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर को हम अपने हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उसको चला भी रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की नाकामियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं। सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है ना कि हम गवाह को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे पाते। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जब तक वो गवाही की बारी आती है उस वक्त तक केस को चलते हुए 1.5-2 साल हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई ताज़ा वक़ूआ किसी के सामने हुआ तो शायद उसका ईमान भी जाग रहा हो, ईमान भी ताज़ा हो, आप दूसरे तीसरे दिन उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लें, वो शायद स्टेटमेंट दे भी देगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट भी बन जाएगा। लेकिन जब 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जब तक उसकी बारी आनी है गवाही की, तब तक उसके अपने मसाइल बहुत सारे इतने चल रहे होंगे पैरेलल कि वो एक तो ना उस पोजीशन में होगा, विटनेसेस होती हैं वही आगे पीछे हो जाते हैं, मेन विटनेस आगे पीछे रहते हैं। दूसरा, हम विटनेस को कर जाते हैं, तब तक विटनेस को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। जब विटनेस को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो किसी के लिए या किसी के केस में कोई पागल तो नहीं है जो आके बीच में अपने आप को भी पुट करेगा। जो इससे तो फिर पाकिस्तान के अंदर फिर उसी वजह से, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर आप देखें बहुत सारे कत्ल केसेस हम अपने लॉ के अंदर या माशरे में सबसे बड़ा जो जुर्म है वो कत्ल ही समझते हैं, और वो है भी इंसानियत का कत्ल है पूरा। जब एक कोई भी कत्ल होता है, अगर तो जो मौके पे एक चौक में भी होगा ना, मौके पे 600 बंदा देख भी रहा होगा, गवाही देने में से 6 भी नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान का नहीं है। और जब हमने पराई की लड़ाई में मैं क्यों घुसूं, एग्जैक्टली, और जब कोई मुद्दई जो है वो, अब ज़ाहिर है मुद्दई का जिनका फ़र्द घर का कत्ल हुआ है वो उसको ऐसे लावारिस तो नहीं छोड़ सकते, वो प्रोसिक्यूशन में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, उसका हिस्सा लेते हैं पूरा, और उनकी कोशिश होती है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम जो कातिल था उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। तो फिर क्योंकि गवाह उनको मिल नहीं रहा होता, तो फिर वो अपने कोई रिलेटिव्स को वहाँ पे एक मौके का गवाह बना के प्लांट करते हैं। अब ऑब्वियसली बेचारे, वो उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक फैक्ट्स उनके पास होते नहीं है। एग्जैक्टली अब एक बंदे को मैं प्लांट कर दूं कि यार तू उसमें गवाही देगा, वो बेचारा दे तो देगा, लेकिन उसको उस टाइम सर्कमस्टांसेस क्या थे वहाँ एक्सपोज हो जाता है। तो जब एक्सपोज होगा तो प्रोसिक्यूशन वहाँ क्या करेगी मजीद। तो अब जब कुछ टाइम से, जब बल्कि नए जो प्रोसिक्यूटर जनरल आए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे बड़ी इस चीज़ को, आपके उस्ताद ही हैं जी फराद अली शाह साहब हैं, और उनका क्रिमिनल लॉ के अंदर बहुत एक्सपीरियंस भी है, बहुत बड़ा नाम भी है। और अब शायद वो मेरे ख्याल से आने वाले जो सिलेक्शन होगी उसमें हाई कोर्ट के जज भी नॉमिनेट हो जाए। वो तो भी बात की बात है, मेरिट पे देखा जाए तो उनकी क्वालिफिकेशन तो हर लिहाज से पूरी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि उन्होंने जितने थोड़ा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की है इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, वो काबिल सताइश है। और अगर ये अपना टेन्योर 2-3 साल का पूरा कर जाएं तो आप देखेंगे प्रोसिक्यूशन में बड़ी खातिरखा प्रोग्रेस नजर आएगी, बेहतर हो जाए, ताकि लोगों को जो भी वो अपने मसाइल लेके अदालत जाते हैं वो इंसाफ लेके जाएं, ना कि वो वहाँ पे ज़लील ख्वार होते रहेंगे, उनके औलाद आ जाए। यहाँ पाकिस्तान में ये भी रिवाज है कि केस का इंदराज करता है वालिद, और जो उसको इंसाफ मिलता है वो पोता आ रहा होता है या नवासा आ रहा होता है। ये भी सिस्टम है कि बहुत लंबे केसेस चल जाते हैं। चलें हसन, मैं आपसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछूंगा, जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पाकिस्तान में बना है उसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप?
क्या गवर्नमेंट चल पाए? नई गवर्नमेंट आ गई है जी, अब नई गवर्नमेंट से उम्मीदें तो आवाम को बहुत ज़्यादा है, और नई गवर्नमेंट ने वादे भी बहुत किए हैं आवाम से, और वो रिलीफ अगर देंगे तो ऑब्वियसली आवाम उनके साथ चलेगी। अगर वो थोड़ा सा इसमें कोई कामयाब नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन जब आएगा तो आवाम अपने वोट के जरिए, जैसे ऑलरेडी आवाम ने अपने वोट से बता तो दिया, पर वो जब वो फॉर्म 47 बने तो वो कुछ और बन गया था, जो फॉर्म 45 था वो कुछ और था। ऐसे तो नहीं होगा दोबारा से? देखिए ये शिकायत गालिबन जो हैं वो सुना है कि 20 या 22 हलकों की हद तक आई हैं जो रजिस्टर्ड शिकायत हैं। मेरे ख्याल से पीटीआई नशर ज़्यादा करती है, 70s के करीब उन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर गए अपने फाइल करने केसेस। अच्छा नहीं, ट्रिब्यूनल से तो कई तरह केसेस जा सकते हैं ना, आप उसके किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन पे भी जा सकते हैं, रिकाउंटिंग के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म 45 और 47 वाली है वो जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जहाँ तक मेरे इल्म में है वो यही है कि शायद 22 से 24 हलकों की हद तक वो शिकायत हैं। तो इवन अदरवाइज दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी सारी पार्टीज का अलायंस है। हाँ बिल्कुल, वो तो एक तो जैसे सिंपल मेजॉरिटी तो लफ्ज़ बोला जाता पीडीएम तमाम जमातों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जाता। हसन थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा फिर नशिस्त होगी। बहुत शुक्रिया होगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।